नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज हम डॉक्टर पवन धनगर पाइल्स रोग विशेषज्ञ के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए जुड़े हैं। सर मुझे ये बताइए फिशर क्या होता है सर? जैसे कि आपने पूछा फिशर फिशर एक ऐसी कॉमन समस्या है जिससे 90% आबादी ग्रसित रहती है और उनको एक्चुअल में पता नहीं होता है कि उनको क्या है। जैसे कि फिशर फिशर का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर और कट इन एनल म्यूकोसा। जो लेटरिन का रास्ता होता है वो सर्कुलर में अर्थात गोलाई में होता है। वो उसकी जो परिधि होती है गोलाई गोलाई में यदि लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर बना है वहाँ कट है तो उस कट को ही फिशर कहते हैं। इसको परिकर्तिका भी कहते हैं। ये परिकर्तनवत वेदना मतलब जिसमें चुभने के समान वेदना होती है उसको ही परिकर्तिका या फिशर इन लोग कहते हैं। सर इस बीमारी के सर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, मतलब एक पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं सर? जी, वर्तमान में जो फिशर है उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। जैसे कि सीवियर पेन, सीवियर शार्प कटिंग पेन। सीवियर पेन या सीवियर शार्प कटिंग पेन जनरली यदि कोई समझ नहीं पाए तो जिसे लेटरिन करने के दौरान या लेटरिन करने के बाद उसको बहुत तेज दर्द होगा। उसको इतना दर्द होगा कि अगली बार वो लेटरिन जाने से भी पेशेंट डरेगा। वो इसमें सीवियर प्रिकिंग सेंसेशन भी होता है। प्रिकिंग मतलब चुभने जैसी पीड़ा कि किसी ने बहुत तेज सुई चुभो दी हो, या फिर इसमें सीवियर बर्निंग सेंसेशन होता है। बर्निंग सेंसेशन मतलब पेशेंट को बहुत तेज ऐसा लगेगा कि वहाँ मिर्ची रख दी, कि वहाँ पे किसी तरह का कोई घाव हुआ है लेटरिन के रास्ते में और वहाँ पर उसके ऊपर किसी ने मिर्ची रख दी है, ऐसा उसको जलन होगा। उसी के साथ इसमें पेशेंट को जो दर्द है वो 10 से 15 मिनट तक हो सकता है, या आधे घंटे तक हो सकता है, या फिर लंबे टाइम तक भी, उसको दिन भर तक भी हो सकता है। उसके साथ ही इसमें ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग इसमें 2-4 ड्रॉप आती है खून की, और वो जो फ्रेश जो बूंद होती है खून की वो लेटरिन के मार्जिन से लग के आती है। इसमें लीनियर ब्लीडिंग होती है। लीनियर मतलब जैसा हम पेपर पे एक रेखा खींचते हैं उसी तरह जो पैटर्न होता है ब्लीडिंग का वो फिशर में उसी तरह का पैटर्न होता है। सर जैसे इस बीमारी के सर क्या क्या कारण हो सकते हैं सर, किन कारणों से ये मतलब एक पर्सन को हो जाती है सर? जी, आपका सही क्वेश्चन है कि कोई सी भी बीमारी हो रही है तो उसके कुछ तो कॉज़ होते हैं, कुछ तो कारण होते हैं। यदि इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि पेशेंट जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उन लोगों की एक आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, फास्ट उनका चलता है। अब जैसे वो खाली पेट रहते हैं, खाली पेट दिन भर रहते हैं, शाम को केवल खाना खाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि स्टूल फॉर्मेशन कम होता है, लेटरिन की मात्रा कम बनती है, तो पेशेंट बैठा-बैठा जोर लगाना पड़ता है, फिर उसको ताकत लगानी पड़ती है। तो एक तो व्रत या उपवास करना भी मैक्सिमम भारत देश में तो यही कारण होता है। उसके साथ ही केवल उपवास ही कारण नहीं है इसका, उपवास के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पानी की कम मात्रा का इंटेक करना, पानी कम मात्रा में पीना, खाना खाने के तुरंत बाद ही लोग आराम के आदी होते हैं तो तुरंत बाद बिस्तर पकड़ लेते हैं, जबकि में खाना खाने से 50-100 कदम चलना चाहिए खाना खाने के बाद। उसके बाद में कुछ जॉब होती है, ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे कि लॉन्ग सिटिंग जॉब, जो ऑफिस वर्क, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं लोग, लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं। बीच-बीच में उनको आधा-आधा 1-1 घंटे के बीच में थोड़ा उठ के चल लेना चाहिए, जिससे वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सकता है हवा का और उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब जैसे कि बस के कंडक्टर हो गए, ड्राइवर वगैरह हो गए, इनको भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी लैट्रिन करने का एक समय फिक्स कर लेते हैं कि सुबह मेरे को 7 बजे लैट्रिन करने जाना है, चाहे उनको आई हो या नहीं आई हो। पेशेंट अपने डेली रूटीन में ऐसी आदतें डेवलप करते हैं तो वो लैट्रिन में अंदर जाके बैठ के जोर लगाते रहते हैं, तो वो जोर ना लगाए उसके कारण भी होता है। और खाने में जो फाइबर युक्त डाइट है, जैसे कि आपका सलाद हो गया, पपीता हो गया, मूली हो गई, खीरा हो गई, इनकी आहार में कमी हो गई। आजकल लोगों के खाने में स्निग्धता की कमी हो गई है। स्निग्धता मतलब लोग घी कम खा रहे हैं, दूध भी कम पी रहे हैं, मलाई कम खा रहे हैं। तो यदि स्निग्धता की कमी रहेगी तो जो इनको लैट्रिन बनेगी वो सूखी बनेगी। सूखा मल बनेगा तो वो टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो वहाँ की जो एनल म्यूकोसा रहती है वो बहुत सॉफ्ट रहती है, तो उस पे प्रेशर पड़ेगा तो फट जाएगी, वो फट जाएगी तो वहाँ फीसर डेवलप होगा। उसी तरह प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को फीसर हो जाता है। उसके बाद सेंटिनल पाइल्स भी वहाँ पे डेवलप हो जाता है, फीसर जब हील होता है तब। और सर इस बीमारी के कुछ प्रकार भी होते हैं या 2-3 प्रकार सर होते हैं?
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जो फिशर होता है वो 2 तरह का होता है। वो भी उसके डिपेंड ऑन टाइम, ड्यूरेशन जो होती है उसकी, कितने ड्यूरेशन से या कितने समय से उसको है वो लक्षण, उसके आधार पे होता है। ये 2 तरह के होता है, एक होता है एक्यूट फिशर, एक होता है क्रोनिक फिशर। जो एक्यूट फिशर होता है मतलब जो तुरंत हुआ फिशर रहता है कि आज पेशेंट को कुछ लक्षण दिखे और आज ही वो डॉक्टर के पास आ गया, या 15 दिन पहले उसको लक्षण दिखे तो वो आ गया। तो विदिन 1 मंथ यदि कोई पेशेंट आता है या 15 दिन के अंदर आता है तो वो एक्यूट फिशर के अंतर्गत आता है और ये इजीली ट्रीटेबल हो जाता है, आसानी से इसकी चिकित्सा की जा सकती है। और एक होता है क्रोनिक फिशर। क्रोनिक फिशर जो लंबे समय से चलता आ रहा है, पेशेंट उसको 6 सप्ताह के लगभग 1.5 महीने के बाद भी इग्नोर कर रहा है कि हाँ लक्षण कुछ चल रहा है, दर्द जलन हो रहा है, और उसको अनदेखा करता जा रहा है, तो वो क्रोनिक फिशर होता है। फिर क्रोनिक फिशर में सर्जरी का जरूरत पड़ता है, उसमें पार्शियल फिशरेक्टोमी या फिर स्फिंक्टेरेक्टोमी की जाती है। सर इसके लिए क्या क्या जांच होती है सर इस रोग के लिए? देखिए, जो रोगी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो उसको यदि डॉक्टर चाहे तो किसी भी तरह की बहुत सारी जाँचें करवा सकता है, सिग्मोइडोस्कोपी, लेकिन इसमें ऐसी कोई महँगी जाँचों की ज़रूरत नहीं होती है। एक डॉक्टर केवल लोकल एग्ज़ामिनेशन करके ही इसको डायग्नोस कर सकता है, बता सकता है कि हाँ, आपको फिशर है। लेकिन बहुत समय यदि लंबे समय से पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसका हम एचबी जानने के लिए सीबीसी करवा सकते हैं। बाकी बहुत सारे डॉक्टर इसमें सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करवाते हैं, लेकिन इसको देख के भी इसको डायग्नोस करके आसानी से इसकी चिकित्सा की जा सकती है। सर इस रोग का क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है सर? इस रोग में सबसे पहले तो मतलब जो चिकित्सा है वो जो कारण है, कारण को ही यदि व्यक्ति अपनी रेगुलर हैबिट से हटा देगा तो ये बीमारी नहीं होगी। और यदि बीमारी हो भी गई तो इसकी चिकित्सा 2 तरह की होती है, एक मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है, एक सर्जिकल होता है। मेडिसिनल जो होता है, मेडिसिन से बाउल हैबिट को क्लियर करना होता है, जैसे कि जिसको लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन रहता है या कब्ज बनी ही रहती है, तो उसकी कब्ज की आदत को हटाना है तो उसके लिए व्यक्ति को या तो मेडिसिन लेना पड़ेगा या फिर अपनी जो उसकी लाइफ स्टाइल है उसको वो चेंज करनी पड़ेगी। जैसे थोड़ा योगा प्राणायाम कर ले, फिजिकल एक्टिविटी ऐड कर ले, पानी प्रॉपर पिए, उसके साथ खाने में कुछ चिकनाई वाला जैसे कि घी हो गया, आपका घी के साथ दूध हो गया, मलाई वाला दूध होगा, मलाई हो गई। इन सब से क्या होता है, छाछ हो गया, दही हो गया, इनसे क्या होता है कि जो व्यक्ति की कॉन्स्टिपेशन रहती है, कॉन्स्टिपेशन इससे कम होता है। तो यदि कॉन्स्टिपेशन कम होगा और आपका जो स्टूल है वो हार्ड स्टूल ना होकर सेमी सॉलिड स्टूल होगा तो आसानी से ठीक हो जाएगा। सर यदि जैसे कोई बीमारी से पीड़ित है तो जी। सर आपका पता सर आप कहाँ पर अवेलेबल हो पाएंगे सर? जी, जी। हमारा जो क्लिनिक है वो सुखसांदम पाइल्स केयर सेंटर श्रीनगर कॉलोनी सुजालपुर मंडी में उपलब्ध है। यदि किसी भी मरीज को इससे रिलेटेड कुछ भी सिम्पटम्स या लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो हमारे मोबाइल नंबर 9691247151 इन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम उनको जैसे उनको देखेंगे उस हिसाब से हम उनका इलाज कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर, जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।